हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्केल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रिसिजन मेजरिंग टूल, शुद्धता मापी यंत्र या सूक्ष्म मापी यंत्र। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्म मापी यंत्र के कितने प्रकार होते हैं और इनके द्वारा हम कैसे किसी भी चीज को हम मापते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म मापी यंत्र का एक छोटा सा परिचय हम लोग कर लेंगे। देखिए, एज अ नेम सजेस्ट, इसके नाम के हिसाब से ही हमें ये चीज पता चल जाता है कि सूक्ष्म मापी यंत्र यानी कि ये शुद्धता या फिर सूक्ष्म बहुत छोटे या शुद्ध मापी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये एक टूल है या फिर इसको हम डिवाइस भी बोल सकते हैं। ये एक यंत्र भी है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज की फिजिकली क्वांटिटी, जो उसका एक्चुअल प्राइस, जो क्वांटिटी है, एक्चुअल साइज जो है वो हम माप सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम न माप सकते हैं। किसके द्वारा? ये दो टाइप के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। तो अगर हमारे पास डिजिटल टूल्स है, प्रिसिजन मेजरिंग टूल्स है, सूक्ष्म मापी यंत्र है, तो इसके द्वारा हम उसकी जो एक्चुअल साइज है वो हम डायरेक्टली नाप सकते हैं। लेकिन कुछ प्रिसिजन मेजरिंग टूल ऐसे भी हैं जो इनडायरेक्टली हमें माप प्रदान करते हैं, कैलकुलेशन करके हम उनके द्वारा उस जो वर्क पीस है उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, शुद्ध माप निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं उनके द्वारा हम माप कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ आपको सामने स्क्रीन पे एक माइक्रोमीटर दिख रहा होगा। देखिए, आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उसे आप देखिए, आई बटन में हमने उसे दे रखा है। तो उसमें हमें ये बताया है कि प्रिसिजन मेजरिंग टूल्स जो फिटर के काम में आते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक माइक्रोमीटर के द्वारा कैसे हम लोग माप लें। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमको माप लेने के लिए माइक्रोमीटर के भागों के बारे में जानना होगा। तो माइक्रोमीटर का देखिए बहुत सारे भाग होते हैं इसमें। पहला होता है इसका फ्रेम। ठीक है, जिसको फ्रेम यहाँ पे दर्शाया हुआ है, हर भाग का नाम। देखिए यहाँ पे मेजरिंग फेसेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये मेजरिंग फेस है। एक जो ये मूवल होता है, स्पिंडल स्पिंडल मूव करता है आगे से पीछे की तरफ। ठीक है, एक एनविल होता है जो कार्बाइड टिप की बनी होती है, कार्बाइड के मेटल की बनी होती है, जो कि फिक्स होती है एक जगह पे। यहाँ पे लॉक होता है, इसके द्वारा हम स्पिंडल की जो मूवमेंट है उसको लॉक कर सकते हैं। ये हमारा थिम्बल है, थिम्बल और रैचेट। रैचेट पे देखिए नर्लिंग किया हुआ है। नर्लिंग इसलिए किया होता है ताकि हम लोग थिम्बल के द्वारा या फिर रैचेट से हम जब भी थिम्बल को घुमाए तो हमारी ग्रिपिंग, जो हमारी पकड़ है, वो अच्छी बने। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइनर ग्रेजुएशन है। लाइनर ग्रेजुएशन पे मेन स्केल और थिम्बल स्केल और सेमी सेमी मेन स्केल, ये तीन स्केल बने होते हैं जिसके द्वारा हम लोग मापते हैं, हमें मान प्राप्त होता है एक्चुअल साइज का। तो सबसे पहले हम देखिए हाउ टू मेजर विथ अ माइक्रोमीटर। तो हम लोग ये जानेंगे, इसमें देखिए 4 स्टेप दिए गए हैं कि कैसे हम किसी भी माइक्रोमीटर के द्वारा हम मापेंगे। ठीक है, तो टेक अ मेजरमेंट, स्टेप 1। ठीक, तो स्टेप 1 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए प्लेस योर पार्ट बिटवीन द मेजरिंग फेसेस। ठीक, ये मेजरिंग फेस है, इन दोनों के फेसेस के बीच में हम अपने पार्ट को रखेंगे, जिस भी पार्ट का हमें साइज मापना है। ठीक है, फिर उसका है ब्रिंग द मेजरिंग फेस टूवर्ड द पार्ट बाय रोटेटिंग द स्पिंडल। देखिए यहाँ पे जो थिम्बल है, हमने इस बीच में यहाँ पे हम अपना पार्ट रख दिया। अब हम थिम्बल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा स्पिंडल क्या होगा, उस पार्ट के समीप जाएगा, उसके पास जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है when you are close as a ratchet। ठीक है, द टू द प्रेस द मेजरिंग फेस अगेंस्ट द पार्ट। देखिए थिम्बल जब भी हम टाइट कर सकते हैं, ठीक है, थिम्बल को एक हम निश्चित सीमा तक टाइट करते हैं। उसके बाद हमें अगर जब ऐसा लगे कि हमारा जो वर्क पीस है वो अभी भी पूरी तरह से टाइट नहीं है, तो हम रैचेट को घुमाते हैं। रैचेट को जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्पिंडल पे एक निश्चित दबाव पड़ता है, जो कि हमारे वर्क पीस का एक्चुअल साइज मापने में बहुत ज्यादा सहायता करता है, एक्यूरेट साइज हमें प्राप्त होती है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा है, देखिए नाउ यू कैन लॉक द डायमेंशन यूजिंग द लॉकिंग नट। यहाँ पे देखिए लॉकिंग नट जो है, हम जब रैचेट टाइट करेंगे, जब हमारे वर्क पीस पे अच्छा सा दबाव हो जाएगा, जिससे हमारा जो माप है वो एक्यूरेट मिल सकता है। जब हमें ऐसा लगेगा तो हम उस टाइम पे जो लॉकिंग नट है इसको हम लोग लॉक कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 पे क्या करना है, हमने वर्क पीस को लॉक कर दिया। ठीक है, अब हमारे वर्क पीस, जो हमारा थिम्बल है, वो अगर घूम भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारा जो मान है मेन स्केल्स पे, वो हमारा वैसे का वैसे रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अब स्टेप 2 होता है रीडिंग लाइनर ग्रेजुएशन। जो लाइनर ग्रेजुएशन है, जो स्केल्स है, हमारे मेन स्केल है। ठीक है, मेन स्केल और थिम्बल स्केल के मान को हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कितना हमें स्केल दिख रहा है, कितनी लाइनें दिख रही हैं। तो देखिए मेन स्केल जो होता है,
मेन स्केल जो लाइनर गेट वो होता है मेन स्केल, उसमें दो माप बने होते हैं। पहले जो ऊपर वाले होते हैं वो मिलीमीटर मतलब कि पूरे 1 mm की बीच की दूरी उस पे दर्शाई जाती है, और ठीक उसके नीचे वाले जो होते हैं वो हाफ mm मतलब कि आधे mm की दूरी पे बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 1 mm की दूरी पे होता है और नीचे वाला 1 mm का आधा मतलब आधे mm के बीच की दूरी को दर्शाता है। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, वी कैन सी, है ना, 4 लाइन ऑफ द मेजरमेंट मीनिंग आवर मेजरमेंट इज ओवर 4 mm। देखिए हमें ऊपर की लाइनें कितनी दिख रही हैं, 4। ठीक है, ये पहली के बाद देखिए 1 2 3 4, 4 लाइन के बाद भी हमें एक और गैप दिख रहा है। ठीक है, तो 4 लाइन के बाद क्या दिख रहा है, गैप। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेजरमेंट है वो 4 mm से ज्यादा है। ठीक है, तो हम उसके बाद नीचे वाली जो हाफ जो लाइन बनी हुई है मेन स्केल पे ही नीचे की जो लाइनें बनी हुई है हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है when you cannot see the half millimeter line means it your dimension is between 4 mm and 4.5 mm। मतलब देखिए 4 लाइन के बाद हमें हाफ वाली जो आधे mm वाली लाइन है वो नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो हमारा जो डायमेंशन है, हमारा जो माप है वो कितना है, 4 और 4.5 mm के बीच की दूरी है। ठीक है, तो 4 और 4.5 के बीच पे हम लोग उसकी मान को कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम आते हैं थिम्बल स्केल पे। देखिए ये थिम्बल जो है उस पे भी एक स्केल बना होता है जिसपे 1 mm को 50 भागों में बांटा गया होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरा थिम्बल ग्रेजुएशन, जो थिम्बल स्केल बना हुआ है उस पे हम देखेंगे। तो उस पे 1 mm को कितने भागों में बांटा गया है, 50 भागों में। ठीक है, तो 50 भागों में हम उसको कैसे मापेंगे, देखिए ये जो मेन लाइन आपको दिख रही है, ये मेन लाइन, यहाँ पे इस लाइन से जो थिम्बल स्केल पे बहुत जो 50 भागों में बांटा गया है 1 mm को, उस पे कोई ना कोई एक लाइन जरूर मिलेगी। ठीक है, तो जो थिम्बल ग्रेजुएशन है 50 भाग है, देखिए किसी भी जो प्रिज्म मेजरिंग टूल लेंगे तो उसका एक लीस्ट काउंट होता है, मतलब अल्पत मान, जो उस टूल के द्वारा उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सबसे कम मापा जा सकने वाला मान होता है, वो उस टूल का उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। ठीक है, मतलब कि 1 mm का 50वां हिस्सा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0.01 mm। तो इसको हम लोग किस पे दर्शाएंगे, जो थिम्बल स्केल है, थिम्बल स्केल पे एक पॉइंट का मान कितना होता है, 0.01 mm। तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। देखिए देखिए इट इज डिवाइडेड इनटू 50 ग्रेजुएशन, है ना, मतलब कि 1 से 50 के बीच में कोई एक लाइन हमारे मेन स्केल के जो जीरो लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसको उससे विपरीत एकदम सीधा में मिलेगी, सीधाई में। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, लुक एट विच ग्रेजुएशन लाइन अप विद द हॉरिजॉन्टल जीरो लाइन, फॉर दिस पार्ट वी कैन सी दैट नंबर ऑफ 29। देखिए यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं आपको 25 30, इसके बीच में 5 लाइनें हैं। ठीक है, तो हमें कौन सी लाइन दिख रही है, 30 से ठीक एक पहले वाली, मतलब कितना हुआ 29, है ना। थिम्बल स्केल का 29वां लाइन जो होता है वो हमारे हॉरिजॉन्टल जो जीरो लाइन है ना, उस लाइन से मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा मान, टोटल 29वें लाइन का कितना हो गया, तो हमारा 4 से 4.5 के बीच में था। चौथी लाइन हमें ऊपर तक क्लियर दिख रही है, मतलब 4 mm फिक्स है, लेकिन 4.5 नहीं दिख रहा है, तो 4.5 को हम लोग कितना ले लेंगे, 4.5 से कम है तो 4.29, है ना। हमारे जो जो हमारा वर्कपीस जो दोनों स्पिंडल्स के स्पिंडल और एनविल के बीच में जो हमारा वर्कपीस है उसका साइज कितना हो गया, 4.29। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग माइक्रोमीटर में हम लोग माप लेते हैं किसी भी वर्कपीस का। अब हम लोग जानेंगे वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम किसी चीज में कैसे माप लेंगे, किसी चीज का माप हम कैसे मापेंगे। देखिए वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम इनसाइड, आउटसाइड और डेप्थ मतलब अंदरूनी, बाहरी और गहराई तीनों माप ले सकते हैं एक ही टूल से। ठीक है, तो इसके द्वारा हम जब भी, अब हम लोग जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर में आखिर में हम माप कैसे ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखिए पहला पिक्चर दिख रहा है, जो हमारे जॉ है, देखिए ये इसका वर्नियर जो कैलिपर है, इसके अंदर में भी वही सेम सारी चीजें होती हैं, भाग के नाम होते हैं। देखिए वर्नियर कैलिपर का जो सिद्धांत होता है
वो दो स्केलों के बीच के अंतर को दर्शाता है। और जो माइक्रोमीटर है उसका भी एक सिद्धांत है, वो हमारा नट और बोल्ट की सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो इसके द्वारा वर्नियर कैलिपर के द्वारा जब हम मापेंगे तो देखिए ये इसका मूवल जॉ है, ये इसका फिक्स जॉ है, ये हमारा मेन स्केल है, और ये हमारा जो इसको मेट्रिक स्केल बोलते हैं या फिर स्लाइडिंग स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.02 इंच होता है, या फिर सॉरी 0.002 इंच होता है, या 0.02 mm में होता है। ठीक है, इसमें 1 mm को 100 भागों में बांटा गया होता है। तो हम लोग इसमें कैसे पहचानेंगे किसी चीज का माप कैसे लेंगे? जैसे कि देखिए, हमने एक यहाँ पे वर्कपीस लिया गोल, इसका हमने आउटसाइड डाया कैसे नापेंगे, ये देखिए, इसको हमने आउटसाइड नापा, यहाँ पे हमारा कितना आया 13, मतलब कि ये एक जो है वो 10 mm को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे एक जो है वो 10 mm को दर्शा चुका है। उसके बाद हमें एक के बाद कितनी लाइनें दिख रही हैं? 3। तो 3 लाइन भी हमें 3 लाइन और चौथे लाइन के बीच की दूरी कितनी है वो हमें मापना है। 3 लाइन के बाद चौथी लाइन नहीं पार किया है, मतलब एग्जैक्ट हमारा 13 mm फिक्स है। उसके बाद हम किस पे आएंगे? हमारा मेन स्केल से नीचे आके मीट्रिक स्केल पे आ जाएंगे। ठीक है, मीट्रिक स्केल पे जब हम आएंगे तो उसमें हम जो हमारे 100 भाग में बांटे हुए हैं स्केल पे, है ना, स्केल पे जो 1 mm को 100 भागों में बांटा गया है, उसपे हम देखेंगे कौन सी लाइन हमारी ऊपर जो मेन स्केल है, मेन स्केल पे कौन सी लाइन हमारी मिल रही है। तो देखिए मेन स्केल पे हमारी 29वीं लाइन, है ना, सॉरी 21वीं लाइन जो है वो मेरी मिल रही है। तो यहां से गिनेंगे हम लोग कितनी लाइनें हैं, टोटल 21, 21 लाइनें हमारी मिल रही हैं। तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हमारा जो 13 है, 13 लाइनें तो हमें क्लियर दिख रही है, वो मतलब पॉइंट के आगे 13 प्लस, ठीक है, 13 के बाद हमें कितनी दिख रही है? 21। ठीक है, तो 13 प्लस 21, अब 21, यहाँ पे आपको लीस्ट काउंट पता है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 mm। तो हमें 21 इंटू 0.02 mm कर देना है, तो हो गया इक्वल टू जितना माप आएगा वो कितना होगा? 13.42, मतलब 13.42 जो इस वर्कपीस है यहाँ पे जो हमने पकड़ रखा है, इस वर्कपीस का मान कितना है, जो साइज है वो कितना है? 13.42 mm, ये फाइनल आंसर होता है। तो इस तरीके से हम लोग वर्नियर कैलिपर का माप लेते हैं। अब हम लोग डायल इंडिकेटर आते हैं। डायल इंडिकेटर देखिए एक ये परिष्कृत चीजों को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे किसी चीज की सतह, कोई सरफेस है, उसको मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसी सतह को परिष्कृत कितना है, कितनी सतह उसकी स्मूथ है, इस चीज को हम लोग पता करते हैं, इसके द्वारा चेक करते हैं। तो इसमें कई सारे भाग होते हैं। इसमें देखिए आउटर केस होता है, इसमें एक ये रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, इसका जो सिद्धांत है वो यहाँ पे देखिए एक कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट जो लगा होता है, एक बॉल होता है। ठीक है, ये प्लगर होता है जो उभार, जैसे कि किसी सतह पे कोई उभार है या फिर कोई गड्ढा है तो उस जगह पे ये प्लगर काम करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल डायल इंडिकेटर, इस इंडिकेटर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 mm, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो पूरा सुई है, जो बड़ी वाली सुई है, ये पूरा एक चक्कर लगाने के बाद इसका टोटल मान कितना हो जाता है? 1 mm। अगर ये एक पॉइंट पे जाए तो इसको भी 1 mm में 100 भागों में बांटा गया होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा जब हम किसी भी सतह को किसी भी सतह से इसकी जो कांटेक्ट टिप है, कांटेक्ट पॉइंट है, उस सतह पे जब हम इस पिन को रगड़ते हैं या फिर स्लाइड कराते हैं तो हमें उस सतह की जो एक्यूरेसी है, जो स्मूथनेस है, वो हमें पता चलती है। अगर कहीं पे भी जहां बहुत ज्यादा उभरा हुआ हिस्सा है तो वहां पे क्या होगा, ये जो बड़ी वाली सुई है ये पूरी तरह से घूम के अगर एक चक्कर पार कर लेती है और दूसरे चक्कर में जाती है तो यह जो स्मॉल डायल पॉइंटर है ये हमारा 1 mm दर्शाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे डायल इंडिकेटर जो है वो काम करता है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अलाइनिंग पे। देखिए अलाइनिंग एक ऐसी चीज है जो कि लेथ मशीन के लिए बहुत ज्यादा काम लायक है, या फिर बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, या फिर जब हम कहीं पे भी पाइप फिटिंग करते हैं या फिर किन्हीं दो पार्टों को फिट करते हैं तो अलाइनिंग का बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, अलाइनिंग का मतलब हो जाता है एक अक्ष, जो अक्ष से किन्हीं दो वस्तुओं को हम आपस में जब भी जोड़ते हैं तो उनके जो सेंटर पॉइंट्स हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए, तब जाके हमारा दोनों वर्क पीस एक समान ज्वाइंट होगा। तो अलाइनिंग का सीधा सा यही मतलब हो जाता है कि किन्हीं दो वस्तुओं को जब भी हम जोड़ेंगे तो उनके सेंटर पॉइंट्स एक बराबर होने चाहिए।
उसके बाद हम लोग आते हैं जॉइंटिंग पे, जोड़ने पे। देखिए, लोहे को हम लोगों ने जोड़ने के लिए वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और भी कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब भी हमें लकड़ी जोड़नी होती है तो लकड़ी जोड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले खांचा बनाते हैं। खांचा बनाने के बाद ही लकड़ी जोड़ते हैं, और लकड़ी जोड़ने से पहले ये चीज हम देख लेते हैं कि हमारी जो लकड़ी जिससे हम जोड़ने जा रहे हैं वो परिष्कृत है कि नहीं, सीधी है कि नहीं है। ठीक है, जो उसको हम जोड़ने जहां जा रहे हैं उसका जॉइंट का टाइप देख लेंगे, वो किस तरीके से जोड़ी जा रही है। तो हमें लकड़ी को भी जोड़ना, कहीं पे भी पड़ सकता है कि नहीं लकड़ी के बोर्ड को जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, तो वहां पे भी हम जॉइंटिंग का जो नियम है उन नियम के हिसाब से ही हम जॉइंट को आगे करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं बेंडिंग पे। आप लोगों ने जब फोर्जिंग के क्लासेस लिए थे उस टाइम पे आपने एक टॉपिक पढ़ा था बेंडिंग, ये एक फोर्जिंग का ऑपरेशन है। लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है, अगर थिन मेटल है हमारा जो पतला मेटल है, तो उस जगह पे हमें बेंडिंग की आवश्यकता बिना गर्म किए भी हम किसी भी चीज को बेंड कर सकते हैं। वी आकार में चाहे यू आकार में, कई अन्य आकार में हम उसे बेंडिंग करते हैं। तो किसी एक वस्तु को एक दिशा से दूसरी दिशा में घुमाने की स्थिति को, जो सिचुएशन होती है या फिर जो प्रोसेस होता है, उसे हम बेंडिंग का प्रोसेस बोलते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं टॉर्क पे। टॉर्क उसे बोलते हैं जैसे किसी चीज को हम घुमा रहे हैं, तो एक घुमाने के लिए जो रिंच, अगर हमने किसी चीज के लिए रिंच लगाया है तो उस रेंच की लंबाई और हमने कितना फोर्स लगाया है, उस फोर्स से और उस लंबाई से, ठीक है, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा इक्वेशन आएगा, जो हमारा मान आएगा, वो होता है टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू लेंथ, मतलब लंबाई और जो ताकत हम लगा रहे हैं उन दोनों की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। आज के टाइम में जो फिजिक्स या फिर मैकेनिक्स, जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो हर एक चीज में टॉर्क का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। किसी भी रोटेशनल फोर्स में या फिर किसी भी मोमेंटम फोर्स में, जहां पे कोई चीज मूवमेंट कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो उसकी लंबाई और उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो फोर्स लगा, जो बल लगा है, वही हमारे टार्क को दर्शाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।